वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं लेके आया हूँ वो डिस्कस करेंगे। फिर आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और सर्विस सेक्टर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितनी है, एम्प्लॉयमेंट में कितनी कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर की, और फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज हम देखेंगे, जो भी अदर नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। फिर जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, हर्ब्स वगैरह हैं, और टूरिज़्म सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, इसको लेके हम ज़रूर देखेंगे। और एक बात तो आप बिल्कुल अपने दिमाग की दीवार पर कील ठोकर मान लें कि इस पार्ट से इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑल स्टेट एग्ज़ाम जितने भी हैं उनमें क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से आ जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कभी उसको ज्योग्राफी के पार्ट में एम्बॉडिड करके पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, और कभी उसको जो हमारा रिवर सिस्टम है उससे, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आ जाता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम बोलेंगे कि ये इकोनॉमी का ही पार्ट है, प्रोवाइडेड दैट आपके सिलेबस में अगर इकोनॉमी मेंशन है, इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से हम अच्छे से इकोनॉमी के इस लेक्चर में भी और आने वाले जो बाद में लेक्चर आने वाले हैं उसमें भी इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मुझे यकीन है कि आपको हर हाल में इससे बेनिफिट होगा। और दूसरी बात मैं एक और भी बता दूं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं, अपनी शान में कुछ कसीदे पढ़ दूं, तो मैं बता दूं आपको कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सिविल सर्विसेज का एक अच्छा खासा तजर्बा मुझे है, चाहे वो जेके एसएसबी को लेकर हो, चाहे वो जेके पीएससी को लेकर हो। पीएससी का मैंने 3 बार प्रीलिम क्वालिफाई करा है, 1 टाइम मेंस ड्रॉपर हूँ और 1 टाइम इंटरव्यू ड्रॉपर हूँ। उसके बाद जेके एसएसबी से मैं 4 टाइम इंटरव्यू ड्रॉपर हूँ, क्योंकि इससे पहले 2018 से पहले जेके एसएसबी में भी इंटरव्यू हुआ करते थे। तो उनमें से एक बार जेके एसएसबी के फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो वहाँ से ड्रॉप हुआ था, कुछ मार्क्स से कम रह गया था। तो ये बताने का मकसद ये है कि जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो पीएससी हो चाहे जेके एसएसबी हो, तो यही 2 रिक्रूटमेंट बॉडी हैं अभी, तो इसको लेके मुझे अच्छा खासा तजर्बा है। तो ज़रूर मेरे इस तजर्बे से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको वही चीज़ें बताई जाएं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे अभी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और जम्मू एंड कश्मीर को लेके बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को, तो इस पर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। आप देखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर का पहले क्या रैंक है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज़ थर्ड रैंक है। और टोटल कितनी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज़ 21%। और इस डेटा को इशू किसने किया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसको आप याद रखिएगा, ये एक प्राइवेट लिमिटेड है। और आजकल जेके एसएसबी का ये फेवरेट क्वेश्चन बन गया कि वो एकदम से क्वेश्चन उठ के पूछ देते हैं कि ये डेटा किसने इशू करा है। तो आपको याद होना चाहिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। फिर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें, ये तो हमने बताया अभी जम्मू एंड कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, वो है 21.6%, और रैंक है जम्मू एंड कश्मीर का थर्ड। और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, वो है 6.9%। अब फर्स्ट नंबर पर कौन सी है, तो फर्स्ट नंबर पर आएगा हमारा हरियाणा। इसीलिए तो हरियाणा सरकार ने ना 75% से भी ज़्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब हैं वो हरियाणा की जो निवासी हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए रिजर्व कर दी हैं। तो फर्स्ट रैंक है अनएम्प्लॉयमेंट में किसका, हरियाणा का, और वहाँ पे कितनी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दैट इज़ 30%। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, क्योंकि हमारी स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अब हमारी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, तो हैप्चुअल हो चुके हैं हम, स्टेट निकल जाता है मुंह से कई बार। तो सेकंड जो हमारी रैंक है वो किसका आता है, वो आता है राजस्थान का। तो राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, वो है 29%। आपको स्टेट तक कन्फाइंड नहीं रहना है, आपको यूनियन टेरिटरी तक कन्फाइंड नहीं रहना। कई बार जो है वो एग्ज़ाम
अदर स्टेट्स को लेकर भी पूछा जाता है। फर्स्ट और सेकंड रैंक तो आपको बिल्कुल याद रखना ही है। उसके बाद अब हम आते हैं कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी आपने देखा 6.9% है ओवरऑल इंडिया में, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारी स्टेट जीडीपी। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो जम्मू एंड कश्मीर में क्यों है ज़्यादा, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इतना फ्लरिश नहीं है। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन ऐसे भी आपकी एक जनरल जानकारी के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है क्यों इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और दूसरा जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज वगैरह सेक्टर वो है इतना वेल फ्लरिश नहीं है, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ दौड़ते हैं। फिर आती हैं बहुत सारी पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ सामने आती हैं, तो वो एकदम से बोल देती हैं कि अब तो पकोड़ा तलना भी जो है वो जॉब है। तो मतलब यूथ जो हैं वो स्किल्ड यूथ हैं, एकदम से कढ़ाई लेके मार्केट में कूद पड़े और ताबड़तोड़ तरीके से वो पकोड़ा तलना शुरू कर दें। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, तो हम डिस्कस करते हैं। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा SGDP। इसका मतलब है इट स्टैंड फॉर स्टेट जीडीपी, स्टेट जीडीपी नॉमिनल, और फिर स्टेट जीडीपी रियल, दोनों हम देखेंगे। 2020-21 का डेटा है, आपको अच्छे से इसको मेमोराइज करना है। पहली बात तो कि हमारी जो स्टेट जीडीपी है वो उसका नॉमिनल रेट कितना है, 1.76 लाख करोड़। वहीं पर आप देखिएगा एम स्टैंड फॉर महाराष्ट्र, इसको मध्य प्रदेश नहीं लिख देना, आप लिख दीजिएगा M स्टैंड फॉर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है वो कितनी है, 26 लाख करोड़। अब डिफरेंस देखिए, हमारी जो यूनियन टेरिटरी है इसकी स्टेट जीडीपी है 1.76 लाख करोड़, महाराष्ट्र की 26 लाख करोड़, तमिलनाडु की कितनी है 20 लाख करोड़, और ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की आप देखिएगा इसकी कितनी है 17 लाख करोड़, और गुजरात कोस्टल स्टेट, और गुजरात कोस्टल स्टेट लार्जेस्ट कोस्ट लाइन अगर आपको पूछ दें किसकी है तो वो गुजरात की, ये भी याद रखिएगा, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए ज़रूरी है। तो इस हमारी प्यारी मोदी जी की स्टेट है ये। तो इस इधर की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 16 लाख करोड़ है। अब नेक्स्ट आइएगा, आप देखिएगा वाइल रियल जीडीपी हमारी स्टेट की कितनी है, वो है 1.19 लाख करोड़, ये याद रखिएगा। अब आप पूछेंगे भाई कि आप बताएं कि नॉमिनल जीडीपी में और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है। तो भैया नॉमिनल जीडीपी जो है ना, नॉमिनल जीडीपी स्टेट जीडीपी या नेशनल जीडीपी वो नहीं कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। आपको सिर्फ याद रखना है कि नॉमिनल जीडीपी और इसमें रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। रियल जीडीपी में, अब नॉमिनल जीडीपी में आपको क्या होता है कि आपके इन्फ्लेशन जो है ना उसको माइनस नहीं किया जाता, वो बीच में ही रहता है। नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन को माइनस नहीं किया जाता, सो इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन अनएडजस्टेड जीडीपी। अब रियल जीडीपी को बोलते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी, क्यों, क्योंकि इसमें से इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाता है। तो रियल जीडीपी मतलब जो सही जीडीपी होती है वो हमारे सामने आ जाती है। तो रियल जीडीपी कितनी है 1.19 लाख करोड़। एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी की कोई वैल्यू नहीं होती, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी ऐड होता है और इन्फ्लेशन से कोई भी बेनिफिट नहीं होता। तो आपको रियल जीडीपी को देखना है। तो रियल जीडीपी हमारी है 1.19 लाख करोड़। फिर नेक्स्ट हमारा देखिएगा कि रैंक ऑफ J&K इन नॉमिनल जीडीपी क्या है भाई, वो है 21%, ये 21, ये याद रखिए। एरिया वाइज हमारी जो अभी यूनियन टेरिटरी बनी है इसका रैंक कितना है 22। इससे पहले जब हमारी जो यूनियन टेरिटरी थी वो स्टेट थी तो तब हमारा रैंक कितना था, तब आई थिंक 6 था या 7 था, तो ये आप गूगल कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें अगर स्टेट जीडीपी परसेंटेज वाइज कितनी है भाई, परसेंटेज वाइज हमारी है 0.84% ऑफ इंडिया। यानी इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपीज़ जो है ना वो इंडिया अर्न कर रहा है तो उसका सिर्फ 0.84 रुपीज़ जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर को मिलते हैं। यानी सिर्फ 84, 1 रुपीज़ से भी कम हमारी स्टेट को दिया जाता है, सॉरी यूनियन टेरिटरी को दिया जाता है। तो फिर क्या कहा जाता है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। अब ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मतलब 1 रुपये से भी कम पे भी सिमरन जो मतलब अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगी अच्छे तरीके से। खैर उसको लेकर हमें वो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा कि हमारी जो फिर ग्रोथ रेट कितनी है हमारी स्टेट की, वो है 10%, और ऑल ओवर नेशनल लेवल पे अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो 11.5%।
यानी कि नेशनल लेवल पे हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उसकी ग्रोथ लेवल से ज़्यादा ग्रोथ लेवल है नेशनल लेवल पे। फिर है परसेंट पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा स्टेट जीडीपी की हम बात करें तो हमारे यहाँ पर है 1586 डॉलर, या हम उसको रुपीज़ में जब कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम तो हैबिचुअल है ना डॉलर में हर चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो उस मतलब डॉलर हमें मिले या ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम काफ़ी शौकीन है डॉलर में कन्वर्ट करने के। तो देखिएगा ये कि रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो हमें पता चलता है कि हमारी जो पर कैपिटा स्टेट जीडीपी है वो है 1.15 लाख। अब स्टेट ये जो पर कैपिटा जीडीपी है ना, ये भी मैं आपको समझा दूं, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि 1.15 लाख क्या है। पर कैपिटा स्टेट जीडीपी क्या होती है कि एक स्टेट में जितनी टोटल पॉपुलेशन और इसके ऊपर आप ले लीजिएगा मतलब टोटल, मतलब रियल जीडीपी कितनी है आपकी, रियल स्टेट जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं हम। जितनी भी आपकी रियल जीडीपी है वो ले लो और उसको डिवाइड कर दो आप टोटल पॉपुलेशन से, तो आपको आ जाता है पर कैपिटा स्टेट जीडीपी, विच मीन्स के 1 ईयर में एक बंदे को कितने रुपीज़ मिलते हैं 1 ईयर में। तो इसका मतलब ये है कि जम्मू एंड कश्मीर का हर एक जो बंदा है ना, हर एक डोमिसाइल को 1.15 लाख मिलते हैं पर ईयर। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हुआ कि आपकी फैमिली में कितने भी बंदे हो 10,000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ मिलते हैं। हालांकि मिलते हैं, अगर आपकी फैमिली में 5 बंदे हैं तो पाँचों ही बंदों को क्या जो पर मंथ 10,000 रुपये मिलते हैं, नहीं मिलते। तो ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाता है, बताया जाता है इतना, क्यों मिलते क्यों नहीं, मैं वो भी रीज़न बता दूं। क्योंकि इंडिया में ऑल ओवर अगर हम देखें तो 2% से 10% जो पॉपुलेशन है ना, वो 90% जीडीपी को ले जाती है। अब 90% को तो बाकी बचा 10%, ये 10% को फिर जो है अदर जितने भी पॉपुलेशन है वो 90% पॉपुलेशन है वो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब इतने कम मतलब बहुत ज़्यादा 90% को जो अंबानी अडानी जैसे अमीर लोग हैं वो ले जाते हैं। इसलिए जो इनकम है ना, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से जो पर कैपिटा जीडीपी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। यही वजह है कि हर बंदे को पर मंथ 10,000 रुपीज़ नहीं मिलता हमारी स्टेट में। अब हम नेशनल लेवल पर देखें तो ये है 1.44 लाख, 1.44 लाख नेशनल लेवल पे हर एक बंदे को पर एनम मिलता है। उसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो 1982 डॉलर पर ईयर पर पर्सन मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट अब देखिएगा, ये देखिएगा, अब यहाँ से इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कुछ फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन ये जो है ना आपको ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। पहली बात सर्विस सेक्टर को देखिए भैया, सर्विस सेक्टर का आप समझ रहे हैं ना, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह आ गया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट आ गया, उसके बाद आपका जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह आ गए, मतलब जितना भी कुछ है जो भी सर्विस प्रोवाइडर, आपका टूरिज्म आ गया जम्मू कश्मीर में, बहुत एक मेजर सर्विस सेक्टर है। तो ये सारा सर्विस सेक्टर होता है। अब ये स्टेट जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है आप ये देखिएगा, इट कंट्रीब्यूट 57%। और जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो ये कहता है भैया मैं तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं दूंगा। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बोलें कि हमारी स्टेट जीडीपी का 100 रुपया जो आता है ना, उसमें से 57 रुपीज़ जो हैं वो सर्विस सेक्टर से आते हैं। तो जब बांटने की बारी आती है तो ये बोलता है भैया मैं सिर्फ 25 लोगों में ही बांटूंगा। हालांकि यूं होना चाहिए, जस्टिफिकेशन तो ये है कि आप 57 पीपल को 1 रुपीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है सिर्फ 25% लोगों को और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 57%। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हमारे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है 27%। यानी हमारे 100 रुपये में से 27 रुपीज़ जो हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं हमारे इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। और जब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात आती है तो ये तो बड़ा कंजूस भैया निकलता है, ये तो बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करता। ये बोलता है भाई ठीक है अब मैं 27 रुपीज़ कमा तो लूँगा, लेकिन जब मैं बांटने की बारी आएगी तो मैं सिर्फ 5 से 10 रुपये बांटूंगा। यानी 5 to
10% जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ये भी इसमें मैं स्मॉल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इंक्लूड करके बता रहा हूँ। हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है, जैसे हमारे होती है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री छोटी छोटी, तो जितनी भी होती है हैंडी लूम्स वगैरह, उसको भी कंट्रीब्यूट करके बीच में। अगर उनको हम अलग कर दें तो सिर्फ जो बिग इंडस्ट्री हैं उसकी बात करें, जम्मू कश्मीर में वैसे तो है ही कम है, हालांकि कहा गया था कि आएंगी बट अभी तक आई नहीं। तो बिग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सिर्फ 20,000 जॉब प्रोवाइड करते हैं ये। आप देख लीजिएगा, यानी ये तो कुछ भी जॉब प्रोवाइड नहीं करते, ना के बराबर जॉब मिलता है किससे, इससे, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। फिर आ जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर। भैया ये तो एकदम से मतलब बहुत बहादुर सेक्टर जिसको बोला जाएगा ना, वो हमारा आ जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेट जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कर रहा है 16.18%। यानी जो 100 रुपया होता है ना, अभी हमने बताया 57 गया, सर्विस सेक्टर ने कमा लिया। अब उसमें से 27 किसने कमा लिया जनाब, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने ले लिया। तीसरे नंबर पर रह गया एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बोला भैया तू तो हमेशा से गरीब है और रहेगा, तू कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 16% से लेके 17% तक, इतना कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर में। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बहादुर निकल जाता है। ये प्रोवाइड करता है 70 से लेके 73% तक। तो भैया जय हो सर एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि जिसने इतनी पॉपुलेशन को सस्टेन करके रखा है। तो अब J&K इकोनॉमी इज कॉल्ड सर्विस बेस्ड एग्रो ओरिएंटेड। अब ये क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, सीधा क्वेश्चन पूछ देंगे जेके एसएसबी वाले, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है एकदम। वो पूछ देंगे भाई सर्विस सेक्टर, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है हमारी स्टेट, सॉरी ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, एग्रो बेस्ड है या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है या सेकेंडरी बेस्ड सेक्टर बेस्ड है, तो क्या बोलोगे, दैट इज सर्विस बेस्ड एग्रो ओरिएंटेड। अब याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन में सीधा पूछ देंगे सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और थर्ड पूछ देंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो चुपचाप करके शराफत से अपने शुद्ध हाथों से एग्रीकल्चर सेक्टर टिक कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि हम जो इकोनॉमी है ना वो किस पर बेस होती है, वो होती है कि कितने लोगों को वो रोजगार प्रोवाइड कर रही है, ना ये कि कितनी जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रही है। भाई देखो अब इंडिया है, इंडिया में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ना, नियर अबाउट 60% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन हम जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। वी कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी इज अ एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी बिकॉज एग्रीकल्चर इंडिया में अभी भी 53% के करीब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। सो जो सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है उस स्टेट या उस कंट्री की जो जीडीपी होती है या उस कंट्री की इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। जो सेक्टर जितनी कंट्रीब्यूट करे, अगर सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ये वाला सर्विस सेक्टर है जो ये देखिएगा टॉप में 57% की जगह अगर ये एम्प्लॉयमेंट भी 57% देना शुरू कर दे तो हम बोलेंगे जो इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है दैट इज अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अब देखो एम्प्लॉयमेंट कितनी प्रोवाइड कर रहा है ये, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25%। तो भैया हम क्यों बोलें। तो जब एग्रीकल्चर 70 से लेके 73% तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो भैया हम बोलेंगे अपनी जो स्टेट जीडीपी है, सॉरी स्टेट इकोनॉमी है, वो कौन सी है, एग्रीकल्चर बेस्ड। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है सर्विस बेस्ड एग्रो ओरिएंटेड। ये इसलिए कि हमारी जो सर्विस है ना इसकी भी मेजर कंट्रीब्यूशन है, और एग्रो बेस्ड कि एग्रीकल्चर पे तो बेस्ड है या जितनी भी हमारी सर्विसेज है। मान लो कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी है ना, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, वो भी किस पे डिपेंड है भाई। जो सर्विस है ना वो सर्विस किस पे बेस्ड है, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। जितनी भी जो सिल्क, वूल, पश्मीना, शाल वगैरह वो बनाई जाती है, लेकिन बेस किस पे है, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है ना। हमारे मिनरल्स वगैरह तो इतने ज़्यादा होते नहीं है कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा हो, हमारा नायलन वगैरह यहाँ प्रोड्यूस हो रहा हो, यहाँ शुगर की इंडस्ट्री हो बहुत बड़ी, वो इतना कुछ तो है नहीं है ना। जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट मेकिंग इंडस्ट्री तो है नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रूरल एरिया। रूरल एरिया इंटायरली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। देखिएगा कि 90% से 95% तक जो रूरल एरिया है ना वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है किसको, सॉरी एग्रीकल्चर। रूरल मतलब रूरल पॉपुलेशन में 90 से 95% तक जो रूरल पॉपुलेशन है ना वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे, एग्रीकल्चर पे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा मेजर एक्सपोर्ट क्या है भैया, हम अपनी स्टेट से बाहर क्या भेजते हैं। एप्पल, जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ एप्पल। फिर वॉलनट आ जाता है भाई,
वो भी हम करते हैं। फिर सिल्क, अब ये सारे लार्जेस्ट नहीं है, मतलब मेजर एक्सपोर्टर है इंडिया, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर। तो सिल्क है, फिर कारपेट है, फिर बैट्स वगैरह, राइस और हॉकी स्टिक वगैरह भी, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं भैया। फिर मेजर इंपोर्ट की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, कोल, राइस, गारमेंट्स, वीट, गोल्ड एक्सेट्रा, ये तो हमें बाहर से लाना ही पड़ता है। तो अब नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट, हाँ बस अब इस स्लाइड पे ना अच्छे से गौर करना भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं, बाद में फिर शिकवा मत करिएगा। अब देखिएगा एसडीजी गोल की अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो गोल नंबर 12 को अचीव करा है किसने, जम्मू एंड कश्मीर में। और गोल नंबर 12 क्या है, अब एसडीजी है क्या भाई, एसडीजी एक 17 गोल्स का टारगेट है, 17 टारगेट हैं, ये यूएन ने प्रिस्क्राइब करे हुए हैं कि ये वाली कौन सी कंट्री कितने जल्दी अचीव करती है, जिसमें पहला जो है वो नो पॉवर्टी, सेकंड जो है वो जीरो हंगर, थर्ड जो है वो गुड हेल्थ, ऐसे करते करते टोटल 17 है। आपको इतना याद रखने की जरूरत तो नहीं है, प्रोवाइडेड दैट आपके सिलेबस में तो आप कर लीजिए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर ने कौन से अचीव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा कि गोल नंबर 12 को अचीव करा है, जो गोल नंबर 12 क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो भैया ये तो मतलब एकदम ताबड़तोड़ तरीके से आप अपनी दिमाग की दीवार पर मतलब कील्ड होकर इसको बांध लेंगे, क्वेश्चन पूछने के पूरे 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 चांसेस हैं। फिर है गोल नंबर 7, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये भी जम्मू एंड कश्मीर ने अचीव कर लिया है। और याद रखिएगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर ने जो गोल नंबर 12 है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ लद्दाख ने भी अचीव करा है भाई, वो भी तो अपनी अब भाई एक यूनियन टेरिटरी है। हाँ, तो फिर उसके बाद है गोल नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये हो गया। फिर एसडीजी गोल इन इंडिया आर इशूड बाय, कौन इशू करता है भाई, नीति आयोग। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में स्टेट रैंकिंग जो है वो एसडीजी की कौन करता है, तो दैट इज आवर प्यारी प्यारी नीति आयोग, ये भी मोदी जी ने बनाई है, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने बनाई है। फिर है गोल अचीव्ड बाय अदर स्टेट्स, अदर स्टेट ने कौन से गोल अचीव कर लिए हैं, नो पॉवर्टी। अब दिल्ली और तमिलनाडु ऐसी दो, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, तमिलनाडु जो है वो स्टेट है, ये दो यूनियन टेरिटरी और स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने नो पॉवर्टी टारगेट को अचीव करा है, एसडीजी रैंकिंग में ये अचीव करा है, नंबर 1 पे ये। सेकंड गोल है जीरो हंगर, तो जीरो हंगर केरल और चंडीगढ़ ने अचीव करा है। फिर है गुड हेल्थ, गुड हेल्थ हमारी स्टेट गुजरात और दिल्ली ने अचीव करा है। अब जीरो हंगर का मतलब क्या है भाई, इन स्टेटों में अब कोई भूखा नहीं रहता। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि अभी भी 22 करोड़ पीपल इन इंडिया हैव टू स्लीप विदाउट डिनर। भाई आज भी 22 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। तो भाई जम्मू कश्मीर रहने वाले लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि कम से कम इनको भूखा तो नहीं सोना पड़ता। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है भाई, सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे ना, वो शेख अब्दुल्ला ने बड़े अच्छे से कर दिए थे। तो लैंडलेस लोग यहाँ पे बहुत कम हैं, तो जिनके पास लैंड है उनको खाना तो मिल ही जाता है भाई। इसीलिए हमारी स्टेट में अगर पॉवर्टी है भी है, सॉरी यूनियन टेरिटरी में पॉवर्टी है भी है, लेकिन लोग भूखे नहीं सोते। जब आप इन 22 करोड़ लोगों जो भूखे इंडिया में सोते हैं उनसे अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे भाई हमारी हालत तो बेहतर है। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अब सोशल इकॉनमी। अब सोशल इकॉनमी में क्या क्या डिस्कस किया जाता है ये मैं आपको तो पता ही है। फिर ये गिलगिट वगैरह, ये हुंजा वगैरह, बाल्टी वगैरह, ये मतलब सारी ये ड्रेस वगैरह देख लो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिएगा रिलीजन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इसको भी हम देख लेते हैं भाई, है ना, ये ज़रूरी है। तो इसको देखिएगा, हिंदुइज़्म, मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में 68% हैं। और सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे हिंदू भाई, वो हैं 28.44%। फिर आ जाते हैं हमारे सिख भाई, तो इनकी पॉपुलेशन है टोटल 1.87%। तो ये थर्ड रैंक आ गया। अब देखिएगा कि फर्स्ट रैंक किसका, आप ऐसे रैंक वाइज याद रख लीजिए, 1, 2, फिर ये 3 आ गया सिखिज्म, और फोर्थ नंबर पर आ गया क्रिश्चियन। ये हैं 0.28। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप स्लाइड में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज। भाई ज़रूरी है, अब लैंग्वेज को लेके ना जो हमारा खास तौर पर JKSSB है ना, बड़ा इमोशनल हो गया। तो इमोशनल होने के बाद वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, कश्मीरी बोलने वाले लोग कितने हैं, 53%। फिर डोगरी बोलने वाले पॉपुलेशन कितनी है भाई, 20%। और फिर गोजरी बोलने वाली कितनी है भाई, 9.32%। फिर पहाड़ी बोलने वाले कितने हैं भाई, पहाड़ी 4% अभी कैटेगरी भी दे दी है, तो ये हैं 8.3%। फिर अदर जो हैं वो अदर लैंग्वेज बोलने वाले जैसे बाल्टी शाल्टी ये वो जितनी भी है, तो वो बोलने वाले कितने हैं, 10%। अच्छा
फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, अब पॉपुलेशन की बात करते हैं। 2011 की सीधी सीधी पॉपुलेशन देखो, बाकी एकदम से जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम पास करना है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि 1,25,00,000 जो हमारी है वो पॉपुलेशन है, जिसमें से हमारी डिकेडल ग्रोथ रेट, अब डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है कि 2001 के मुकाबले में 2011 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, तो दैट इज़ 23.64%। इसको बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट। डिकेडल ग्रोथ रेट ये हो गया। फिर आप देखिएगा कि इसमें मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। भाई मेल 66 लाख है अप्रॉक्सीमेटली, और फीमेल जो थी वो 59 लाख थी, सॉरी 59 लाख बिल्कुल। तो ये आप देखिएगा कि इतनी जो है, ये इससे पता चलता है हमारी सेक्स रेशो कितनी कम है जम्मू एंड कश्मीर में। और याद रखिएगा 2011 के सेंसस के हिसाब से जो हरियाणा स्टेट है ना, इसके बाद सेकंड वर्स्ट कंडीशन थी जम्मू एंड कश्मीर की सेक्स रेशो में। और सबसे बेस्ट स्टेट कौन सी है सेक्स रेशो में, वो है केरल। अब केरल में उसमें है बहुत ज़्यादा फीमेल हैं, आई थिंक 1054 फीमेल जो हैं फीमेल हैं वो पर 1000 मेल हैं, यानी 54 फीमेल ज़्यादा हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करेंगे। हाँ, तो ये देखिएगा आप, अब ये देख लीजिएगा, ये है हमारी जो पॉपुलेशन, अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन कितनी, तो 2011 के हिसाब से 2001 के हिसाब से कंपैरिजन देख लीजिएगा। 101 करोड़ जो थी वो 2001 में थी, और 1.25 करोड़ जो है ये होगी 2011 में। याद रखिएगा कि पॉपुलेशन जो है वो भी इकॉनमी का पार्ट है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ये एक्चुअल पॉपुलेशन आप देख लीजिएगा, फीमेल मेल, और मैंने बता दिया यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी जो है वो 124 है। अब क्योंकि हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो अभी तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं कितनी है, लेकिन हम 2011 का सेंसस ही मानेंगे, उसके बाद कोई ऐसा सेंसस हुआ नहीं है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करें तो ये देख लीजिएगा 2001 में इतनी थी 29.04, और अब जो है वो 23.64% है। और परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 1.04 है, यहाँ पे थी 0.99। अब यहाँ पे हम सेक्स रेशो की बात करें तो 889 और 892 थी 2001 में। यानी सीधी सी बात है कि 2001 के हिसाब से 2011 में 3 फीमेल और लेस होगी इन कंपैरिजन ऑफ पर 1000 मेल। और याद रखिएगा सेक्स रेशो होता है टोटल नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी 1000 अगर मेल हैं तो उनके कंपैरिजन में फीमेल कितनी है। तो वो 2001 में थी 892, अब हैं 889, यानी 3 और कम होगी। तो ये वर्स्ट कंडीशन है हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, सॉरी अब यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि 2011 के सेंसस के हिसाब से तो हम इसको स्टेट ही मानेंगे। फिर उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो 941 कहाँ और 862, माय गॉड बुरी कंडीशन है। मतलब कसम घुंघरू के छनकार की एकदम से तबाही हो रही है हमारी स्टेट में। देखिएगा आप ये 941, और ये हिसाब रहा तो बहुत सारे लड़के जो 1054 सेक्स रेशियो जहाँ पे केरल में है ना, कहीं वहाँ पे कूच करना ना शुरू कर दें। खैर छोड़िए, तो अभी फ़िलहाल आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, और नेक्स्ट आने वाले हम जो है वहाँ पे हम जो आने वाली आगे लेक्चर है उसमें हम एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे। फिर सर्विस सेक्टर को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, भाई क्या है क्या कैसे है। फिर हम इंडस्ट्री को भी देखेंगे। तो ये सारे मतलब जितना भी है ये बहुत एकदम से अच्छे से हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो डेफिनेटली आने वाले लेक्चर में भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।